अब जैसे लिक्विडिटी का भी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोला कितनी जल्दी, बहुत से लोग अपना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट में डालते हैं। घर खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अच्छा है, उसमें भी करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी जगह पर भी इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए कि मैं अपना पैसा 2-3 दिन में चाहूँ तो बाहर निकाल सकूँ। अगर आपने लैंड खरीदी और आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ गई 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो क्या 1 हफ्ते के अंदर अंदर लैंड बेच करके पैसा निकाल सकते हैं? शायद नहीं, बहुत मुश्किल है। तो उसमें पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि रियल इस्टेट में नहीं, ज़मीन नहीं खरीदनी, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा ऑप्शन भी रखना चाहिए कि जैसे एफडी है, एफडी को आप जल्दी से तोड़ सकते हो। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप जल्दी से 2 दिन के अंदर से पैसा निकाल सकते हो। तो एक ऐसा ऑप्शन भी रखना चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सिर्फ सारा पैसा बैंक अकाउंट में नहीं रखना, बैंक अकाउंट में रखना भी जरूरी है। अर्जेंट पैसा चाहिएगा तो अगर 1 घंटे के अंदर पैसा चाहिए तो बैंक अकाउंट से निकाल सकते हो, ठीक है। बैंक अकाउंट में भी रखना जरूरी है। बैंक अकाउंट में थोड़ा सा लिक्विड मनी रखना है, अगर जरूरत पड़ी तो इमीडिएट निकाल सके। परसेंटेज बांट सकते हैं, परसेंटेज डिसाइड कीजिए। 20% उधर रख लिया, हाँ, कुछ पैसा ऐसी जगह पे रख सकते हैं, चलो ठीक है, लंबे टाइम के लिए पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्द नहीं निकलेगा तो। लेकिन कुछ पैसा ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे चाहिए हफ्ते भर में पैसा तो मैं निकाल सकूँ, ऐसा भी अपने को डिसाइड करना है। तो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट से बिलोंग करते हैं, तो हमारा पहला मकसद था कि आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप कहाँ पे पैसा निवेश करना चाहोगे, तो आपके क्या जवाब होंगे? क्या लगता है कि कहाँ पे कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। इसके अलावा सर कोई और ऑप्शन? रियल इस्टेट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, घर की हमारी जो लेडीज़ हैं बहुत पसंद करती हैं। आप प्लीज बताइए कहाँ कहाँ रख सकते हैं, हमें मालूम चले आपको। हाँ जी, कमेटी, लेकिन अगेन सर बहुत से लोग कमेटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल मेरी ये है वो मानना है कि कमेटी सेफ नहीं है। आप ट्रस्ट पे चलती है, बिल्कुल वो पूरी तरह से ट्रस्ट पर चलती है, गारंटी भी नहीं है रिटर्न की। अगर रेगुलेटेड प्रोडक्ट की बात करें जिसके पीछे कोई ना कोई है, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इसके अलावा आपको क्या लगता है कहाँ लग सकता है पैसा? पीपीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। इसके अलावा कोई और ऑप्शन? शेयर मार्केट। क्रिप्टो नहीं करनी कभी भी? सर क्रिप्टो नहीं कीजिए, क्योंकि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। क्रिप्टो का अभी हमने बात की, फॉर एग्जाम्पल आप सीआरपीएफ में हैं, सीआरपीएफ जो है वो अपने एक रूल पर चलती है, उसके पीछे उसकी पूरी कंप्लायंस है जो एक सोल्जर को माननी पड़ती है। यदि मैं उस कंप्लायंस को हटा दूं, क्या जो आर्मी है, सीआरपीएफ है, कभी डिसिप्लिन फोर्स बन सकती है? नहीं बन सकती। इट मीन्स आपको वो कंप्लायंस करनी पड़ती है। इसके बाद जो है कोई भी फोर्सेस जो है वो डिसिप्लिन फोर्सेस बनती है, एक सोल्जर जो है एक सोल्जर बनता है। मैं यहाँ तक ठीक हूँ? इसी तरह से कोई भी काम करने के लिए उसके लिए एक कंप्लायंस होती है। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग की एक कंप्लायंस है, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की एक कंप्लायंस है जिसमें आप उस सिटीजन को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से हर एक काम के लिए एक कंप्लायंस मैनुअल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर चीज के लिए एक लॉ बना रखा है जिसके तहत हमें काम करना पड़ता है। इसी तरह से जो क्रिप्टो की आप बात कर रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको लीगल टेंडर नहीं माना है। तो हमारी राय ये है कि जब तक वो लीगल टेंडर ना हो, उसकी कंप्लायंस ना हो, उस जगह पर हमें काम नहीं करना चाहिए। काम किसी भी तरह का काम, चाहे वो निवेश के तहत ही क्यों ना, ये हमारा मानना है। दूसरा हम पूछ रहे थे कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे साथी ने आपको बताया है कि चिट फंड के बारे में आपको बताया, चिट फंड में कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस तरह की वेरियस फ्रॉड स्कीम्स चलती हैं जिसमें आपको नुकसान होता है। वो लोगों को झांसा ये देते हैं कि भी आप पैसा दीजिए, हम 6 महीने में 1 साल में आपके पैसे को दुगना कर देंगे। क्या ऐसा कोई साधन है जिससे मेरी इनकम दुगनी हो जाए दिनों दिन? वो क्या करते हैं, आपने पैसा दिया,
मैंने रखा 10 बंदों का, कोई मांगने है उसको पैसा दे दिया, उसको पैसा दिया, ऐसे सर्कल चलता है। और एक दिन वो आता है 6 महीने के बाद, साल के बाद, वो आपका 400-500 करोड़ रुपये इकट्ठा करता है और भाग जाता है, और आपकी मेहनत की कमाई जो है खत्म हो जाती है। इसीलिए इनका जो जोर है, आप पर दबाव है, आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए या अपनी सेविंग कीजिए जिसकी कोई कंप्लायंस है, जिसके पीछे कोई ना कोई रेगुलेटर खड़ा है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब बात चल रही थी कि क्या क्या स्कीम्स हैं अपने पास। हमने कहा कि आप बैंक में रख सकते हैं, हम कहते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर कई छोटी छोटी स्कीम्स हैं, किसान विकास पत्र हैं, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास पीपीएफ है, आपके पास जो एनपीएस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वेरियस स्कीम्स चलाती हैं, सुकन्या है, लड़कियों के लिए सुकन्या स्कीम है, वहाँ डाल सकते हैं। जैसे जैसे आपको पता चलता जाता है तो फिर आपके लिए कैपिटल मार्केट के दरवाजे भी खुलते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बताता था कि महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, घर की लेडीज़ बहुत पसंद करती हैं सोना, है ना, गोल्ड। कहते हैं ये गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है, गोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी कई बार गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, जनरली आज के टाइम पे क्या सिनेरियो हो गया है, हमें सोना खरीदना तो बहुत पसंद है लेकिन सोना पहनना पसंद नहीं है। ऐसे होता है ना, घर से निकलेंगे सोने की चैन पहन के, पता नहीं कब कोई चैन खींच के भाग जाए, और ऐसा होता है वो पकड़ भी नहीं सकते आप उसको। वो शायद हाई फाई बाइक पे आएगा, झपट्टा मारेगा, और जब तक आप उसको देखोगे तब तक तो वो गायब है। ठीक है, सोना खरीदना पसंद सब लोग करते हैं लेकिन पहनना पसंद नहीं करते। उसके अलावा सोने में हमेशा एक इशू रहता है कि भाई मैंने लोकल सुनार से ख़रीदा, कितना सेफ़ है, प्योरिटी इशू तो हमेशा रहता है ना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कितना सेफ़ है ये प्योरिटी। फिर उसके बाद में वो बनाने के भी पैसे लेता है, मेकिंग चार्ज लेता है 8% 10%, और उसके मेकिंग चार्ज है। अगर मैंने 50,000 रुपये का सोना ख़रीदा तो उसमें 5,000 रुपये तो उसके बनाने के पैसे ले लेता है वो। 55,000 रुपये का मुझे वो सोने का आभूषण पड़ता है जनरली। तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने उसके भी ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आपको सोना सिर्फ और सिर्फ निवेश करने के लिए खरीदना है तो आप सोने के जेवर मत खरीदो। एक गवर्नमेंट की स्कीम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, किसी ने सुना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में? गवर्नमेंट की स्कीम है ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर आपको लगता है कि मुझे 50,000 रुपये का सोना खरीदना है लेकिन उसको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जब सोना बढ़ेगा उस पर्पज़ के लिए खरीदना है, तो सोना मत खरीदिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट की ही स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें पैसा डाल सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई जो है वो इशू करता है, आरबीआई देता है लोगों को। आरबीआई के बारे में आप सभी जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ही जेब में है, सबकी जेब में सबकी जेब में है एटीएम का जो आरबीआई देता है। आरबीआई ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको इशू करता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करने के पीछे मंशा जो थी, इसके पीछे जो मंशा थी जो ये थी कि भी इंडिया में तो गोल्ड होता नहीं है तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। जब इंडिया में सोने की डिमांड बढ़ती है तो सोना कहाँ से मंगवाना पड़ता है? बाहर से। जब बाहर से हम चीज़ मंगवाते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है? बाहर जाता है। तो इंडिया की जो पैसा है उसका रिजर्व क्या होता है? कम होता है। और गोल्ड लोगों के घर में जाकर स्टोर हो जाता है। उसका कोई फ़ायदा होता है हमें? देश को कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों के घर में पड़ा है। अब तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम से इशू करना शुरू किया। इसका फ़ायदा क्या है? गोल्ड जो है वो इशू नहीं करना पड़ता। जब गोल्ड इशू नहीं करना पड़ता है तो अपना पैसा जो है बाहर नहीं जाता है। इंडिया का जो पैसे का रिजर्व है वो क्या है? बढ़ता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपको फ़ायदा क्या है कि आपको उस पर 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा जब वो मैच्योर होता है, जो सोने का भाव करंट मार्केट में होगा उस भाव को भी आपको दिया जाता है। इट में एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कि आज के टाइम पे सोने का रेट 50,000 रुपये है,
एक मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का सोने का रेट है 10 ग्राम का, ठीक है। आपने कहा कि मुझे सोना खरीदना है, तो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया 10 ग्राम, अपने पास रख लिया। 10 साल के बाद आप उसको बेचना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं उसमें से। 10 साल के बाद सोने का रेट मान लेते हैं 60,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा? 60,000 रुपये। और जो 10 साल आपने उस सोने को रखा, उस 10 साल सोने को रखने में हर साल आपको 50,000 रुपये पे 2.5% का इंटरेस्ट भी आपको आता रहेगा। तो ये जो 2.5% का इंटरेस्ट है, ये जब हम सोना खरीदते हैं फिजिकल मोड में, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है और करंट भाव भी मिलता है, और साथ में आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने, प्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तो अगर खरीदना है, सोना खरीदना है ना, अपने बच्चे के लिए खरीदना है ना सोना, कि बच्चे की शादी में देना है, लेकिन आज ही खरीद के रख लेते हैं, तो आज खरीद के मत रखिए, आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल दीजिए पैसा। जब बच्चे की शादी होएगी उस टाइम पे उसको रिडीम करके तब वो पैसा से सोना खरीदिए। इतने समय में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलेगा, और जो है आपको ये एक बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा हाँ, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। अभी फिर हमें इस पर काम करना पड़ेगा कि कहाँ पर पैसा रखना है। अब किसी ने बोला था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का भी एक ऑप्शन है बेसिकली। हाँ, अब अगर म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में बेसिक बताना चाहूँगा। पहले तो चीज़ है कि शेयर मार्केट इंडिया में शुरू कैसे हुई और किस तरह से ज़रूरी क्यों है इंडिया मार्केट के लिए। शेयर मार्केट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो शेयर मार्केट की हिस्ट्री तो 150 साल पुरानी है। 1875 में शेयर मार्केट शुरू हुई थी इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इतने टाइम से चल रहा था, चीज़ें हो रही थी शेयर मार्केट में। बट 1990 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उदारवाद की नीति शुरू करी, लिबरलाइजेशन जब शुरू किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब जैसे पहले होता था ना कि बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउड थी, ये सब चीज़ें जब शुरू करी, तो उस टाइम के बाद जो शेयर बाज़ार है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया, ठीक है। उसमें बाहर के लोग आए, उन्होंने उसमें पैसा डाला, बाहर के लोग आए, यहाँ पे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाई, तो इकोनॉमी जो हमारी जो है वो तेज़ी से ग्रो होनी शुरू हुई। तो उस वजह से हमारी शेयर मार्केट भी तेज़ी से ग्रो होनी शुरू हुई। तो अब 1990 में अगर हम सेंसेक्स की बात करें, बीएससी का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, सेंसेक्स वगैरह का नाम कभी किसी ने सुना है? बीएससी या सेंसेक्स का नाम? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जी। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 30 कंपनी ऐसे चूज़ करी हुई जो इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं। उन 30 कंपनियों का एक बंच बनाया हुआ है। उन 30 कंपनी में कौन कौन सी हो गई? जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक कंपनी हो गई उस 30 में से, एक SBI हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका, टाटा का एक हो गया उसमें, इसी तरह से आपका ऑयल एंड गैस की कुछ कंपनीज़ हो गई हैं, कुछ FMCG इंडस्ट्रीज़ की कुछ कंपनी हो गई। तो 30 टॉप कंपनीज़ को चूज़ करके अलग अलग सेक्टर की उन्होंने एक बंच बनाया हुआ है, ठीक है। वो बंच का जो एक एवरेज प्राइस है वो जो है सेंसेक्स, उसको नाम दे दिया गया। तो 1990 में जो सेंसेक्स की एक की वैल्यू होती थी वो 1600-1700 के आसपास, 1600 के आसपास होती थी। आज वो सेंसेक्स 66,000 को क्रॉस कर चुका है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो वो कैसे हुआ? 1990 में लोग मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में 8.5 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट CDSL के पास हैं, और ऐसे तैसे 3 करोड़ से ज़्यादा दूसरे डिपॉजिटर के पास है। तो लगभग 11.5-12 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है, क्योंकि इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करनी तो डीमैट अकाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है जी। हाँ, क्या टाइम हो गया होगा? अभी टाइम क्या होगा? बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो है इसी तरह से मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अब कहीं ना कहीं हम सब लोग मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया कि 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है, 12 करोड़ लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली कैसे जुड़े हैं? बहुत सारी स्कीम में पैसा डालते हैं, वो अल्टीमेटली जाकर के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। बहुत सारी बैंक्स में पैसा डालते हैं, तो बैंक शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। आप सभी का पैसा कटता है ना NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में,
आपका पैसा कटता है कि भी आपके रिटायर होने के बाद आपको वहां से क्या मिलेगी, क्या मिलेगी आपको? रिटायर होने के बाद क्या मिलता है? हाँ, पेंशन कि एनपीएस के जरिए पेंशन मिलेगी। आपका पैसा हर महीने कटता है आपकी सैलरी से। एनपीएस का भी कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, जिससे उस पैसे पर आपको रिटर्न जो है मिल सके और आपकी पेंशन में उतना योगदान वो दे सके। क्या नहीं? हाँ जी, अच्छा जी। इट मीन्स एनपीएस का पैसा भी जो है उसमें डाला जाता है। जो भी रिटायर फंड है वो सभी पैसा भी अपना स्टॉक मार्केट में डालती है। जी सर एक मिनट, अब चूंकि हम स्टॉक मार्केट में चले गए हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट जिसको हम स्टॉक, जहाँ पे आप शेयर ले सकते हैं। पहली बात, क्यों, वाई स्टॉक मार्केट? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों? मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास रियल एस्टेट है, मेरे पास सिल्वर ऑप्शन है, ये सारी चीजें हमारे पास है ना, तो वाई सिल्वर को, वाई स्टॉक मार्केट? देखिए, अगर आप पिछले 30-40 सालों की हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज पे हिस्ट्री लगी है। सपोज मेरा इंश्योरेंस है, कल को मेरे साथ कुछ होता है तो गवर्नमेंट जो है मेरे इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगी इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि मेरे बाप जो है उसने कितनी उम्र गुजारी है। ये तो गारंटी नहीं है कि कितनी किसकी उम्र है, लेकिन एक एक्सपेक्टेंसी होती है जीन्स में कि एक फैमिली 80 साल जीती है, दूसरी फैमिली उनकी ज़्यादा एवरेज एज नहीं होती, जीन्स पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं वाई स्टॉक मार्केट, तो हम 3 बड़े ऑप्शन लेते हैं, सिल्वर, गोल्ड और स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप 40 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, इनमें कितनी ग्रोथ हुई है। जब हम सिल्वर को देखते हैं 100% से ग्रोथ हुआ है पिछले 30-40 सालों से। गोल्ड को देखेंगे तो 200-250% से ग्रोथ हुआ है। लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट को देखते हैं ना, पिछले कुछ सालों से सम अराउंड 600% से ग्रोथ हुआ है। कितना? पिछले कुछ सालों में, पिछले 30-40 सालों में। हमारे पास डाटा है ना। अब जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा मत कीजिए। आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास है ना। फेसबुक को खींचने ना खींचे, जितना खींचेगा वो खींचता ही चला जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, प्रोडक्टिव चीज़ देखिए, एक प्रोडक्टिव चीज़ है। कैपिटल मार्केट को लिखिए, अगर लिखना नहीं आता बोलिए, वॉइस को भी ऑन कीजिए, उसको बोलिए कितने सालों से कैपिटल मार्केट की 40 साल की पिक्चर बताइए। छुपा तो नहीं है ना, प्रोफेसर गूगल है, सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो जो ही आप बात करेंगे तो वो आपको 40 साल का ग्राफ आपके सामने डाल देगा, सारी परसेंटेज आपको बता देगा। हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या ढूंढना है ये पता है। इंटरनेट हमारे पास, गूगल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अच्छी चीज़ भी ढूंढ सकते हैं, बुरी चीज़ भी ढूंढते हैं। आप बैठे हैं, 2 घंटे की छुट्टी मिली है या आपको इस वक्त वर्किंग नहीं है, तो 2 घंटे आप बेड पे बैठे, ठीक है, फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक को छोड़िए, यूट्यूब को छोड़िए, इसी गूगल को पकड़िए और अपने लिए ढूंढिए। देखिए 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप अमीर बन सकते हैं, गरीब बन सकते हैं। दोनों किस पर डिपेंडेंट है? आप पर। आपकी ये वाला किडनी जो है ना, मैं इसको किडनी बोलता हूँ, किडनी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सफाई तो ये करती है ना। किडनी का काम क्या है? सफाई है। तो या अगर यहाँ पे सफाई हो जाती है तो आप अमीर बन जाएंगे। आप खुद को देखिए, किसी एक के साथ कंपेयर कीजिए। जो 2 लोग इकट्ठे आर्मी सीआरपीएफ में आए हैं, कोई एक बंदा अचानक से अमीर हो जाता है, वो कहता है मैंने गाड़ी ली, छुट्टी से आ गया, यार इस बार मैंने मकान की स्टोरी एक लगा दी, एक बार मैंने लैंड ले ली। अब दूसरा बंदा सोचता है यार मेरी तो बराबरी नहीं हो रही है, इसने लैंड कहाँ से ले लिया, है ना। तनख्वाह तो सेम है, किसी की, दोनों जो है एक ही टाइप की फैमिली से आए हैं, एक ने 3 मंजिला मकान बना दिया, फ्लैट भी ले लिया। रीज़न क्या है? सैलरी भी एक जैसी है। रीज़न ये है कि आपने एक पेड़ पहले लगाया है। मैं आज पेड़ लगा रहा हूँ तो आप मुझे देख के लगा रहे हैं। 5 साल बाद, क्योंकि अभी मेरा 5 साल बाद तो फ्रूट देगा ना, 4-5 साल तक तो पता नहीं चलेगा। 5 साल बाद जब वो फ्रूट आ जाएगा तो आपको लग रहा है कि यार इसके बाग से तो मेवा भी निकल रहा है, तो मैं भी लगा लूँ। लेकिन वो उतना मेवा नहीं देगा जितना मैंने दे रहा हूँ, मेरा दे रहा है, क्योंकि मैंने आज लगा लिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ, कैपिटल मार्केट, अगर आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या कोई भी चीज़ है, तो एक कैपिटल मार्केट आपके पास ऑप्शन है, जहाँ पे आप
500 रुपये से मिनिमम। इवन बहुत जगहों पे आप अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाते हैं ना तो कहते हैं समोसा नहीं खाएंगे एक शेयर ले लेंगे। क्या कहते हैं? समोसा नहीं खाएंगे एक शेयर ले लेंगे। अरे 1 रुपये का भी शेयर मिलता है, प्रैक्टिस के लिए ले लो। 10 रुपये का क्या फ़र्क पड़ता है 100 रुपये का। ठीक है, जब तक मैं आपको बोलता हूँ हम दरिया में कूदेंगे, ठीक है, लेकिन कूदने के लिए मैं आपको जो स्विमिंग है यहाँ पे सिखाऊंगा। पॉसिबल है? इधर आप स्विमिंग सीखेंगे। उसके लिए क्या करना है? आपको पानी के अंदर जाना है, लेकिन जाना वहाँ पे है जहाँ पे आप डूबेंगे नहीं। अब वो आपको पानी के अंदर ही पता चलेगा, मेरा जी इधर तक पानी आ गया, आगे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डूबने का खतरा है वहाँ पे पीछे। या पहले मालूम कर लेते हैं सर यहाँ पे तो कहीं पे ज़्यादा खतरा तो नहीं है, ऐसे ही डूबते हैं ना दरिया में, वैसे ही जाते हैं, ठीक है। क्या हम यहाँ पे स्विमिंग सीखते हैं? या कुछ बच्चों को देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं तो उनको देखेंगे तो दरिया में कूद जाएंगे। अब इतना है 500 रुपये से स्टार्ट करो, तो एक बार आपके पास इनकम आ जाती है ना तो आप खुद ही सीख जाते हैं। फिर हमारी कोई बताने की ज़रूरत, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि मेरा शेयर जो है ग्रो कर रहा है। अब इसके साथ बात करेंगे, सर आपने कभी शेयर लिया, अब इसके पास कुछ और पता चलेगा, कल से उसको पता स्टार्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो नॉलेज पावर है वो इनक्रीज होता जा रहा है, ठीक है सर। अच्छा, जैसे सर ने बात किया, मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए इस फील्ड में। शायद हम लोग इतना समय नहीं निकाल पाएँ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इतना समय नहीं निकाल पाएँ। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, आपको अगर 500 या 1000 रुपये से शुरू करना है तो आप स्टार्ट करके देखिए। उसके बाद 1 साल या 2 साल के बाद उसको रिव्यू कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप आगे फर्दर जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना है, मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या लाइबिलिटी। जब आप मार्केट कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो सीडीएसएल का बेसिकली क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट होती है वो सब डीमैट अकाउंट के अंदर होल्ड करते हैं। तो डीमैट अकाउंट के लिए जो एक अथॉरिटी है वो डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल इज वन ऑफ द डिपॉजिटरी। और सारे जो डीमैट अकाउंट में जो हम डायरेक्टली भी एंगेज करते हैं, हमारा मोटिव ये होता है कि हम इन्वेस्टर्स को उनके लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, जो बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते होंगे या एसएमएस कभी, तो इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी जो सीडीएसएल की इजी फैसिलिटी या एसएमएस फैसिलिटी ग्रीवेंस को लॉन्च जो है फाइल कर सकते हैं। अगर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है तो आपको डायरेक्टली स्कोर्स के ऊपर आप अपनी ग्रीवेंस को फाइल कर सकते हैं। तो जी, एक मिनट, इतनी बातें करते करते सर ने एक अच्छी चीज़ दिखा दी। सर जो है बड़े चालाक निकले, ठीक है, पहले 3-4 साल पहले कर चुके हैं, 5 साल पहले सर ने एक सिंपल सा म्यूचुअल फंड लिया है, ठीक है सर। कोई तकलीफ कभी देखना की ज़रूरत पड़ी कि मेरा पैसा कहाँ है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक फंड में 1,85,000 अब तक लगाया है, ठीक है, 5 साल से लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम मान लेते हैं 5,000 से कम ही है ना, 5 हो गया, अभी कुछ ही बड़ा अमाउंट नहीं है। पता है कितना रिटर्न इस वक्त उसका वैल्यू कितना है, बताएगा कोई? अंदाज़ा करो। अगर 5 साल पहले आप 1,50,000 बैंक में रखेंगे तो कितना होगा आज की डेट में? कहीं पे भी 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वैसे उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। 3,44,000 43,000 3,43,000, मतलब कि 5 साल में दुगना हो जाएगा 5 साल से ही। और क्या 4-4 हज़ार का, चाहे 3-4 हज़ार, 3 से स्टार्ट किया था, अब 5 साल, क्योंकि अब जब इनको लगा कि ग्रोथ अच्छी मिल रही है तो पाए बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं स्टार्ट करने के लिए विद इन 10 मिनट मैक्सिमम। सबसे पहले चीज़ है कि आपको अगर कोई भी अकाउंट खोलना है तो ये चीज़ें डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, नाम, एड्रेस, पैन नंबर के बिना कोई कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो मैंडेटरी है।
मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। मोबाइल और ईमेल मैंडेटरी है, क्योंकि आपको डायरेक्टली अलर्ट आते हैं रेगुलेटर की तरफ से, उसके लिए मोबाइल और ईमेल भी आपका मैंडेटरी है। और इनकम रेंज भी वहाँ पे आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि आपकी इनकम रेंज क्या है, तो ये मैंडेटरी है। अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आपको वहाँ पे अपनी अपडेट करनी है। नॉमिनी डिटेल्स, हम लोग हमेशा बोलते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी टाइप का अकाउंट खोलना है, वहाँ पे आपको नॉमिनी जरूर रजिस्टर करना है। आत्मनिर्भर होने के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सप्लोर करना है, अपनी खुद की रिसर्च करनी है, रिस्क समझना है। कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिस्क आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपको जिसको हम जितना करें बोलें उतना कम लगता है, एक दिन भी कम लग जाता है। सर मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे पुलिस के साथ एक प्रोग्राम किया था, ये आज खुशबाग में आपका आर्मड पुलिस का कैंप है ना, वहाँ पे मैंने किया था, तो 6.5 घंटे का तब प्रोग्राम चला था। कितने, और तब भी फिर एसपी साहब ने कहा बस अब क्लोज कर दो, क्योंकि अब आप भी थक गए और हम बंदे भी थक गए, ठीक है। लेकिन क्लोज करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सबके पास है, क्या कहते हैं इसको, एटीएम। आपको पता है इसके होते हुए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लग रहा है सबको पता है। इसी के साथ क्लोज करेंगे। लास्ट, अपने आप को एक्टिव बताओ, ठीक है। लास्ट, सबके पास है, लेकिन जहां तक हम रिसर्च को देखते हैं ना, तो 70% फ्रॉड जो आज की डेट में हमारे साथ होते हैं आम जनता के साथ, लिंक ये है इस छोटी सी चीज की वजह से, ठीक है। इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा 4 चीजें, बोलो 4 चीजें बोलो, एक एक करके। ओटीपी, ओके, कार्ड नंबर जी, सीवीवी नंबर, बैक साइड पे 3 डिजिट का नंबर होता है, और पिन या ओटीपी एक मान लेते हैं, ठीक है। और बताओ, एक्सपायरी डेट, 4 चीजें। कार्ड का 16 डिजिट का नंबर, कुछ कार्ड्स में 14 का होता है, कुछ का मैक्सिमम कार्ड्स में 16 डिजिट का नंबर, ठीक है। एक्सपायरी डेट जो कार्ड के साथ होता है, पीछे दिए गए 3 अक्षर जिसको हम सीवीवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपका पिन और ओटीपी, क्योंकि 2 में से एक चीज जरूरत आ जाता है, या आपका ओटीपी या आपका, आप एटीएम पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पिन लगेगा, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी लगेगा। ये 4 चीजें आप किसी को नहीं बताएंगे, आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपनी मिसेज ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने किसी और काम के लिए लिया, मिसेज ने उठाया, पैसे निकाले तो आप फंस गए, ठीक है। मीन्स अगर आपको अपने पैसे की प्रोटेक्शन करनी है तो सबसे पहले आपको ये कार्ड जो है आपको इसकी सेफ्टी देखनी है। तो ये 4 चीजें किसी को ना बताएं। एक और चीज, ऐसा ही दूसरा एक कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं, ये डेबिट कार्ड होता है, दूसरा एक कार्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। कितने लोग यूज करते हैं, कोई यूज करता है, ओके, सर यूज करते हैं 2। यूजुअली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा खुद यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट, मगर अगर आपको वो यूज करना आता हो, 50 दिन तक आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा यूज कर सकते। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साइकिल समझना है। क्या समझना है, यानी कि मेरी बिल डेट क्या है। मैं रिसेंटली एक बैंक एम्प्लॉय के पास बैठा था, तो उसके पास एक बंदा आ गया, कहा सर मेरा इसमें तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, जितना मैं निकाल रहा हूँ उतना यूज़, उतने से ज़्यादा मैं पे कर रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्रेडिट कार्ड है, निकालने के लिए नहीं है, इसका आपका यूज़ एक ही है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट के लिए ज़रूरत लगेगा। और उसको डेट भी नहीं पता था कि मुझे इसका पेमेंट, हालांकि SMS आपको अलर्ट्स आते हैं, आपको बताया जाता है कि आपको इस दिन देखना है, लेकिन आप इस पे सिर्फ फोकस देखना है कि मेरा बिल कब बन रहा है और साइकिल पेमेंट कब कर रही है। इन 2 चीज़ों का आप फोकस करेंगे और ये 4 चीज़ें आप संभाल के रखेंगे, यू विल बी सेफ ऑलवेज, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सर हाँ सर, अगर सर आते हैं तो हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, उनको एक बुके। हाँ हो गया, हम बस उनका ये वर्ड ऑफ थैंक्स करेंगे बस। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। पहले 50,000 रुपये पर ईयर, और मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा पैसा लग कहाँ रहा है।
कौन शेयर मार्केट में लगा या इक्विटी फंड होता है, कौन कौन से फंड होते हैं। तो 5 साल बाद जब मैंने एक प्लॉट लिया, वो पैसा निकाला मैंने, तो मुझे कितना रुपया मिला, 2.5 लाख रुपये पे 12,500, जबकि मिलना था मुझे कितना 80,000 रुपये कम से कम। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पैसा लग कहाँ रहा है। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं पैसा लगा कहाँ रहा हूँ अपना में। अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं भी इस तरह मेरी तरह ही नुकसान हो जाए। सबसे पहले मालूम हो जाए मैं पैसा देखिए, हम यहाँ पर कोई चीज बेचने नहीं आए कि किसको लेना चाहिए, किसको से नहीं है कि आपको बताएं कि आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, किन बातों का आपने ख्याल, रेगुलेटर को चेक करें। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, देखें जहां पे मैं लगा रहा हूं सेबी के साथ रेगुलेटेड है कि नहीं। इंश्योरेंस में लगा रहा हूं तो रेगुलेटर है, PFR क्या कहते हैं, IRDA को देखें। आप पेंशन फंड में पैसा लगा रहे हैं तो PFRDA को देखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास कोई एजेंट आएगा या आप वहां जाएंगे लेने के लिए, जिस स्कीम में वो आपको कह रहा है कि इसमें लगाइए, उस स्कीम के बारे में जानिए कि भी इस स्कीम में कहाँ कहाँ पैसे लगेंगे।